हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एचडी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपकी सर्वे चल रही है और आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी और आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ में। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जा रहे हो साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करते जाओ। हर बुक एग्जाम निकालो ताकि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जहाँ तक कि मैंने आपको हर चीज़ में बता दिया क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं। जो भी टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको साथ साथ बता कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना वो पॉसिबल नहीं होता है कि सारी थ्योरी करा दी जाए और सारे ही क्वेश्चन को बार बार करा दिया जाए। तो इसमें ये होता है कि मैक्सिमम केस में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता ही देता हूँ आपको। लेकिन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन वो कैसे घूम रहा है 8-10 बार, उसको आपको देखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर्स के पेपरों की। उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर की कोई बुक हो उसको ले आइए और आराम से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस निकालिए। आपसे आसानी से क्वेश्चन सोलेंगे। कल हमने चैनिंग पढ़ी थी जिसमें हमने प्लेन ग्राउंड पे और स्लोपिंग ग्राउंड पे पढ़ ली थी। स्लोपिंग ग्राउंड पे मैंने एक बताई थी आपको कल, लास्ट में कौन से बता के चले थे हम, हाइपो पोटेंशियल शेयर अलाउवेंस, कर्ण बढ़ती विधि। कल ये बता के चले थे आपको कर्ण बढ़ती विधि। मैंने बताया था ये इम्पोर्टेंट थी, मोस्ट थी ये। कम से कम एसएससी के 2017-18 के एग्ज़ाम में इस विधि से हर पीरियड टाइम 3 पारियों पेपर था, हर पारी में इसी से क्वेश्चन था। हर पारी के अंदर फर्स्ट सेकंड बस संख्या बदल रही थी या तरीके बदल रहे थे। तो कल आपने देखा था, इसका कर चुके हो आप। इस चीज़ को फिर भी एक बार समझ लो। कुछ आपने इस तरह इसको पढ़ा था। BC A डैश, कल आपने इसी को किया था। ये आपकी लेंथ थी जो आपने मानी थी BC। तो कल हमारा क्या निकला था, यहाँ से आपका जो A डैश A निकला था, A डैश A निकला था आपका BC से थीटा -1 निकला था। ये आपने कल कर चुके थे। जहाँ पर BC बराबर क्या था, लेंथ था, A डैश बराबर L से थीटा -1, यही था। मैंने कहा था अगर L 30 मीटर की चैन दे रखी है, 30 मीटर की चैन दे रखी है तो 30 से थीटा -1 हो जाता है। बिल्कुल बात यही कही सर आपने, बिल्कुल। अगर यहीं सर ये क्वेश्चन लिंक के अंदर आ जाता, क्योंकि एक चिन्ह में 150 लिंक होते हैं, किसमें, 30 मीटर की चैन में। 30 मीटर की चैन में 150 लिंक होते हैं। अगर वो देता कि 150 लिंक हैं तो बताइए तो क्या होता सर, कुछ बात नहीं, चैन की जगह 150 रख देते और सेक थीटा -1 कर देते। अब सर इस पर और तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया ही था। एसएससी में जो क्वेश्चन आए थे वो बताता हूँ मैं आपको कि और आपको इसमें कैसे दे दिया जाता है। हो सकता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन इसमें तो 3 चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं हाइपो पोटेंशियल अलाउवेंस। इतने से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये कल आपने समझ लिया था। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास सर, A डैश हाइपो पोटेंशियल अलाउवेंस, इसको मैंने A डैश ऐसे माना। क्या आया सर मेरे पास, लेंथ बराबर सेक थीटा -1। ये फॉर्मूला मेरा निकला है, निकला है। तो सर कहीं ना कहीं इसका रोल चैन की लेंथ का है और थीटा का है। चैन की लेंथ और थीटा का रोल है, बिल्कुल। तो अब सर न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं इसके, देखो न्यूमेरिकल इसको उतारते जाना, बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले थीटा दे दे, एक तो चैन की लेंथ दी हो, यदि चैन की लेंथ हो, लेंथ L हो तथा थीटा इन रेडियन में हो, रेडियन में हो, जब आपसे हाइपो पोटेंशियल अलाउवेंस पूछ ले, कर्ण बढ़ती विधि पूछ ले, कर्ण बढ़ती कितनी होती है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, हाइपो पोटेंशियल अलाउवेंस। जिसको मैं किसे नोट कर रहा हूँ, A डैश A से, किसके अकॉर्डिंग, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, L θ²/2। ये फॉर्मूला आप सीधा याद कर लेना। कैसे आया क्या नहीं है आपने उसमें नहीं पढ़ना, आपने सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा। थीटा सर क्या रखा, मान लीजिए इसी के एग्जाम पर L θ²/2 पूछ लिया आपसे, तो क्या पूछ लेगा, कह देगा चैन है आपकी 30 मीटर की, चैन है 30 मीटर की और 10 डिग्री से थीटा दे रखा है आपको, सिर्फ 10 डिग्री दे रखा है। तो अब क्या रखना है,
30 मीटर चैन रखनी है इंटू 10 का स्क्वायर बटा 2, आंसर निकाल देना है। यही आपका हाइपोटेंशन अलाउंस हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो ठीक है सर। यहाँ भी आपने चैन की मीटर की बात कर दी, लेकिन यहाँ अगर उसने लिंक में दे दिया तो कोई बात नहीं। मैंने मान लिया 20 मीटर की चैन है। कितने लिंक होते हैं सर? 100 लिंक होते हैं। 100 लिंक होते हैं। 30 मीटर की चैन ले लो सर, कोई बात नहीं। वो तो एग्जामिनर है, 30 मीटर दे सकता है, 10 मीटर की दे सकता है, 5 मीटर दे सकता है। आपको तो तरीके मालूम होना चाहिए और लिंक निकालना आना चाहिए, वो सिखाए हुए हैं। तो अगर आपको लिंक दे दे तो एल की जगह क्या रखोगे सर? 100 लिंक रखेंगे, 100 इंटू थीटा स्क्वायर बाई 2। तो 20 मीटर का क्या हो जाएगा? 2 से क्या 50 थीटा स्क्वायर सीधा। सर कहने का मतलब ये है कि लिंक के अंदर फॉर्मूला तो ये हो जाएगा सीधा मेरा। लिंक में वैल्यू दे रखी होगी तो थीटा फॉर्मूला मुझे ये याद करना है। अब यहाँ चाहे चैन मीटर में दे रखी हो या आपके पास लिंक में दे रखी हो, यहाँ का वो जब चैन इन मीटर में, चैन इन मीटर में, और यहाँ का वो जब चैन इन लिंक में दे रखी हो, चैन इन आपको लिंक में दे रखी हो। वो तो फॉर्मूला था ही, जो सेक थीटा माइनस 1 था ही, वो तो आपको पता चल दे रखा है। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल दे देता है, सीधा वैल्यू पूछ लेता है। ये एसएससी में पूछी हुई है पहले 2017-18 में, इसलिए इसको और कराया जा रहा है। वैसे इतना डीपली जेई में कभी पूछता नहीं था, लेकिन पिछली बार 2 साल से एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए बताएं। ठीक है, ये हो गया आपका जब थीटा इन रेडियन दे रखा हो। अब कई बार क्या होगा, जब थीटा आपको रेडियन में भी ना दे रखा हो, थीटा स्लोप किस में दे रखा हो? स्लोप दे रखा हो 1 in n में, 1 in n में। सर 1 in n का मतलब क्या हो गया? मतलब क्या कि आप 50 मीटर की दूरी पे चले, 50 मीटर की दूरी पे चले, जिसमें 1 मीटर या तो आप डाउन चले गए या आप अप चले गए। 50 मीटर की दूरी में चले, ये आपके 50 मीटर दूरी तय की आपने, जिसमें या तो आप 1 मीटर अप चढ़ गए या आप डाउन आ गए। ठीक है, ये होती है 1 in n। ठीक है सर, और लेंथ तो मिलेगा 1 in n। जब आपको किसमें 1 in n में दे दे, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? तो आपका हो जाएगा L अपॉन में 2n स्क्वायर। सीधा क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन अलाउंस क्या हो जाएगा? L अपॉन में 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद करना है। कब? जब आपको स्लोप 1 in n में मिल रखा हो। जब आपको स्लोप, ये तो चैन की लेंथ थीटा में हो, रेडियन में हो, जब तो आपको ये एल थीटा स्क्वायर बाई 2 याद करना है। जब आपकी स्लोप 1 in n में दे रखा हो, n लेंथ दे रखी हो, जब आपको किसमें याद करना है? L अपॉन में 2n स्क्वायर। चलो ठीक है। यहाँ भी सर अगर लिंक की बात हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। यदि 20 मीटर की चैन की लिंक दे रखी हो, 100 लिंक होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? सर लेंथ की जगह 100 रख दो, तो 100 अपॉन में 2n स्क्वायर, तो ये गया तो सीधा 50n स्क्वायर हो जाएगा। 50 अपॉन में n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 अपॉन में n स्क्वायर। चलिए सर, ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलो, इसमें थीटा रेडियन, अगर यहीं अगर सर थीटा रेडियन में आ गया, ठीक है, 1 in में आ गया, ठीक है। अगर वो डिग्री में देते जब थीटा, जब हम क्या करेंगे? जब आपको वो डिग्री में दे देता है, तब देखिए आपके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। जब आपको डिग्री में दे दे वो, जब आपको डिग्री में दे दे, जब थीटा इन डिग्री में हो, तब क्या हो जाएगी? हाइपोटेंशन अलाउंस क्या हो जाएगा? ए डैश है, क्या हो जाएगा आपका एरम हिसाब से 1.5 L थीटा स्क्वायर अपॉन में 10,000। देखिए ये सॉल्यूशन करा हुआ फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन किया हुआ है। यहाँ पर डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू सीधा वहाँ पे ये फॉर्मूला मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर सर चैन लेंथ मीटर में, बिल्कुल मीटर में, यहाँ चैन लेंथ इन मीटर। अगर सर यही लिंक में होती तो मान लीजिए 20 मीटर की चैन है, 100 लिंक है, L की जगह क्या रख दो? 100 रख दो। यही क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 100 इंटू थीटा का स्क्वायर बटा 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इस तरह सीधा आ गया 1.5 थीटा स्क्वायर अपॉन में 100। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कब? जब थीटा इन लिंक में हो, जब थीटा
जब लिंक में हो, चैन की लेंथ किस में हो, लिंक के अंदर। ये इससे डीपली इसमें नहीं आएगा। लास्ट डीपली था वो भी मैंने करा दिया। अब देखो लास्ट डीपली था वो भी मैंने करा दिया। अब इसी बेस पे जो 17-18 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो अपन देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए बुक में क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ अभी तो क्वेश्चन कैसे आएगा। ग्रीन कलर की बोल, चलिए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आ रखे हैं। क्वेश्चन देख लेता हूँ बुक के अंदर एक बार। 2017-18 में क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, अगर आपके पास भी हो तो उनको ज़रूर निकालना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है जो एसएससी 2017 में आया था, एसएससी 2017 में, सीधा लिख लीजिए, साथ में क्वेश्चन लिखते जाएगा। प्रिंट करने से क्या होता है, मेरे को टाइम भी लगता है और आपका भी टाइम लगता है। ये क्वेश्चन था 2017 वाले एसएससी में, हाइपो पोटेंशियल अलाउंस निकालिए। अलाउंस इन मीटर में निकालना है, मीटर फॉर 30 मीटर चैन, 30 मीटर चैन। साथ में क्वेश्चन को उतार लिया करो नोट्स में ही। इफ द स्लोप इज, ताकि आपको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्लोप इज 1/10 इज। ऑप्शन आप करके दिखाइए, आप फटाफट से करिए, फिर आंसर मैच करिएगा। करने लग जाओ, आंसर मैच करो फिर फटाफट। 0.15 डी ऑप्शन है आपका, 0.22। चलिए अभी मैंने क्या कहा था कि हाइपोपोटेंशियल अलाउंस पूछा है, आपके दिमाग में ये चीज़ आती है, 3 फॉर्मूले चल गए कि सर अलाउंस पूछा है, मेरे एल से थीटा -1 चल गया, यहाँ ऐसी कोई थीटा वीटा की कोई बात ही नहीं है। फिर आपने तो बताया था कि यहाँ 1 in n की बात हो रही है, 1 in n की, 1 in 10 की बात हो रही है। तो n में तो सर आपने बताया था कि L² 2n/L²/2n, यही बताया था आपने। क्या बताया था, L² L/2n², L/2n², यही फॉर्मूला बताया था सर आपने। कब, जब चैन मीटर में हो। लिंक की बताइए चैन मीटर में, तो फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, L/2n²। L कितना है मेरे पास, 30 मीटर। चलिए 2 n², n कितना है मेरे पास, 10। n कितना है, 10 का स्क्वायर, 10 का 100, ये तो हो गया 15 15/100, तो 0.15। कौन सा आंसर मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके ये एसएससी 2017 में, एसएससी 2017 में आया है। फिर पूछा है एसएससी 2017 से थोड़ा पेपर टफ पूछ रही है, ठीक है, तो वहाँ से उस टाइप का क्वेश्चन है। और देख लेते हैं चलो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में, तो फिर टॉपिक निकल गया तो फिर रह जाते हैं क्वेश्चन। चलिए और मैं एक आधी क्वेश्चन बता देता हूँ आपको जो आपके एसएससी में आए हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, करेक्शन पर चैन लेंथ ऑफ सॉ लिंक्स along a slope of अल्फा इज। तो ऑप्शन एक है 1.5 α² 100, ऑप्शन बी है, फटाफट से करने लग जाओ इसको, 1.5 α/100, ऑप्शन सी 1.5 α³ 100, ऑप्शन डी
तो आपका 1.5 अल्फा क्यूब, 1.5 अल्फा क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। ये भी SSC 2017 का क्वेश्चन है। चलिए अब फिर करेक्शन पर चैन लेंथ सोल लिंक अलाउंस दे रखा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ लग रहा है। कहाँ पढ़ा था? चैन मीटर कुछ भी इस लिंक में दे रखी है, तो ये हाइपोपाइटल अलाउंस करेक्शन का ही है। वहाँ से आपने ऑप्शन से पता चल रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता चलेगा कि पूछना क्या जा रहा है, वो ऑप्शन से पता चलेगा। किससे? ऑप्शन से। इसलिए सुनिए, तो ऑप्शन में एक ऐसी चीज़ें कहाँ आ रही थी? ऐसी तो हाइपोपाइटल अलाउंस में आ रही थी, अलाउंस में आ रही थी। तो ये भी कब आ रही थी? अल्फा 1.5 सर जब डिग्री में दे रखा था, थीटा डिग्री में दे रखा था, स्लोप इज अल्फा इंच, वो भी कहाँ दे रखा था? लिंक। और लेकिन बात कहाँ हो रही है? लिंक की। तो आपने देखा सर 1.5 एल अल्फा स्क्वायर, थीटा की जगह दे दिया है अल्फा स्क्वायर अपॉन में 10,000, ये हमने पढ़ा था सर जब चैन आपने कहा था मीटर में हो। वहीं मैंने लिंक की बात कर दी, तो 100 लिंक तो सर 20 मीटर की चैन में होते हैं, अर्थात 20 मीटर की चैन की बात कर रहा है। तो 1.5 इंटू 20 लिंक की जगह 100, एल की जगह 100 रख दिया, इंटू अल्फा का स्क्वायर बटा 10,000, 2 0 से 2 0 गए, तो 1.5 अल्फा स्क्वायर बटा 100। सर ये करेक्शन तो ये वाला हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका। बस ये चीज़ ऑप्शन ए क्लियर हो गया आपके। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे, और नॉर्मल सेक थीटा माइनस बनाना तो सीधा आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, आपसे फॉर्मूले बेस पे, डायरेक्ट ही फॉर्मूले बेस पे पूछा जाएगा, डायरेक्ट ही फॉर्मूले बेस पे पूछा जाएगा। चलिए, और जब लास्ट में चैप्टर की अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको और बता दिया जाएगा। चलिए, अगर और कोई ढंग का जो क्वेश्चन होता है तो मैं देख लेता हूँ उसको, अभी जो पिछली बार प्रीवियस इसमें आया वो हो। चलो, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको लगभग साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आपके टॉपिक साथ में क्लियर होते जाएं। ठीक है, एक बार इतने ही हैं जो मेन क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए, अब बात चलते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अलाउंस वाला हो गया था अपने, अब अपन बात करते हैं चैनिंग अपनी ख़त्म हो गई। चैनिंग में क्या है? स्लोपिंग ग्राउंड पे कर लिया आपने, और प्लेन ग्राउंड पे भी कर ली, और आपने रेंजिंग कर चुके हो। रेंजिंग से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और आई होप आपने निकाले भी होंगे। अब बात कर रहा हूँ एरर। जब आप चैनिंग करोगे तो स्वाभाविक सी बात है एरर भी आएगी। अब एरर मतलब गलतियाँ, त्रुटि। एरर मतलब त्रुटि, गलती तो होगी होगी, स्वाभाविक सी बात है, कोई काम करता है तो गलती तो होती होती है। अब चैन सर्वे के अंदर त्रुटि कैसे हो सकती है? आपको सर बिल्कुल साधारण सी बात है, क्यों हो सकती है? या तो चैन की लंबाई में कमी आ जाए किसी भी कारणवश, टेम्परेचर के कारण, या हमारे कुछ माध्यम के कारण कि हमने कोई रिंग निकाल दी हो, या कुछ कॉलेज में मटर के कारण कई बच्चे कहते हैं कटस्थानी कर देते हैं, किसी भी कारण, या तो चैन की लेंथ कम हो जाए, चैन की लेंथ कम हो जाए, या सर्वे करते समय अपन में आलस हो, सैग हो जाए, चैन के अंदर सैग हो जाए, ढीली पकड़ने पर, चैन ढीली पकड़ लो, लूज पकड़ लो तब हो जाए, या फिर आप एकदम ज़्यादा ही खींच लो चैन को, या तो आप चैन को एकदम ही ज़्यादा खींच लो। चैन खींचने से बात है, मैंने एक बात बताती थी आपको कि चैन को जब नापा जाता है तो कैसे नापा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। अगर बता दिया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया हो तो ऊपर लिख लेना नोट करके कि चैन को हैंडल के आउटर टू आउटर मापा जाता है, आउटर टू आउटर मापा जाता है। अगर बता दिया हो तो ठीक है, नहीं बताया तो लिख लेना, और नहीं बताया तो एक बार समझ लो कि मुझे अब इसमें याद नहीं है मैंने बताया था कि नहीं बताया था। ये आपकी चैन का हैंडल है कुछ इस तरीके से, ये आपकी चैन है, ये आपका दूसरा हैंडल है। तो चैन को जब भी नापोगे तो चैन को इस बार से आउटर टू आउटर नापोगे, आउटर टू आउटर नापोगे। कई बार त्रुटि ये होती है कि अपन अंदर लगा लेते हैं, ध्यान रहता नहीं है, सो अंदर से नापें, अपन ज़्यादा होशियार बन जाते हैं, तो अपन यहाँ से ज़्यादा नाप लेते हैं, तो फिर वो क्या उसमें भी एरर आ जाती है। ठीक है, तो ये एरर, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हैंडल के आउटर टू आउटर मापा जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। चलिए, अब बात कर रहा था मैं एरर की।
क्या सर स्वाभाविक सी बात है, इधर किसी भी कारण हो सकती है, अपनी पर्सनल मिस्टेक के कारण भी हो सकती है, अपन रेंजिंग सही नहीं ले, या अपन ने चैन को लूज छोड़ दिया, या सर सर्दियों में चैन का सिकुड़ना ना और गर्मियों में उसका प्रसार होता ना, उसके कारण भी चैन की लेंथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है, तो इसी बेस पे इधर को मैंने कंपनसेटिंग एरर जिसको एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, दूसरी इसको कम्युलेटिव एरर जिसको सिस्टमेटिक एरर भी बोलते हैं, और तीसरी एरर होती है मेरी पर्सनल एरर, घर की खरीदी हुई नहीं, पर्सनल एरर या मिस्टेक एरर। ये एरर तो अपनी ही गलती कारण होगी, जैसे कि सर किसी ने बोला 6 पढ़ने में 9 पे ये लिखा हुआ था 6, अब अपने को दिखा के साथ 8 होगा तो वहाँ 8 लिख दिया, ठीक है, वहाँ उसने 5 बना के आ गया, अब ये 5 नहीं है, आधों को 8 दिख रहा है, आधों को 5 दिख रहा है, जिसने बनाया है उसको तो 5 ही दिख रहा है, लेकिन दूसरों को दूर से 8 भी दिख रहा है। तो ये मिस्टेक खुद की गलती से, रीडिंग पढ़ी देखी थी 6 लिख दिया 7, ठीक है, ये अपनी पर्सनल मिस्टेक गलतियाँ जो अपने द्वारा खुद की द्वारा की मिस्टेक है, तो इसको तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ये तो सिर्फ ऑब्वियस सी बात है। अब बात करते हैं मेन नोट पे, इस पर कंपोजिटिंग एरर पे और क्यूमुलेटिव एरर पे। इसको बोलते हैं समकारी त्रुटि, इसको बोलते हैं संचयी त्रुटि। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये एरर कभी भी एक दिशा में फॉलो नहीं होती है, मतलब कभी तो आपके लेंथ में श्रिंक आ गया, कभी एक्सटेंड आ गया, मतलब ये दोनों दिशाओं में काम एरर होती है। जैसे कि आप सर्दियों में एक चैन का सिकुड़ जाना, अब चैन आपके पास कितनी 30 मीटर चैन है, अब वो आपको पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी 30 मीटर है, लेकिन अब उसके रिंग के कारण उसमें चैन छोटी हो गई है श्रिंकेज के कारण, या एक्सटेंड हो गया है, ये आपको नहीं पता है। तो चैन का श्रिंकेज हो जाना या फैल जाना, या रिंग का मुड़ जाना, उसके कारण चैन का बढ़ जाना या कम हो जाना, या रिंग का निकल जाना, उसकी वजह से चैन के लेंथ में परिवर्तन हो जाना। तो कभी चैन में प्रसार हो गया, कभी उसमें मतलब एक डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर रही है, ये एक डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर रही है। तो ऐसी एरर को बोलते हैं हम कंपोजिटिंग एरर या एक्सीडेंटल एरर। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती हैं, कभी तो बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है। तो ऐसी एरर को क्या बोलते हैं? कंपोजिटिंग एरर। सर यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ से क्वेश्चन आएगा ये एरर चैन की लेंथ के रूट एल के समानुपाती होती हैं। ये एरर चैन की लेंथ के रूट एल के समानुपाती होती है। रूट एल के या चैन की लेंथ के वर्गमूल के समानुपाती होती है। चैन की लेंथ के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ठीक है सर, बात होगी। अब इस एरर की बात कर लो। ये एरर क्या होती है कि अगर आपकी चैन बढ़ती गई तो एरर बढ़ती जाएगी, या एरर चैन कम होती गई तो कम ही होती जाएगी। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फॉलो करती हैं, या तो ये बढ़ती जा रही है एरर, या ये कम होती चली जा रही है। तो ये एरर हमेशा क्यूमुलेटिव या सिस्टमेटिक एरर, इसलिए इसका नाम रखा है सिस्टमेटिक। मतलब एक सिस्टम से चल रही है, या तो बढ़ती जा रही है या फिर ये कम होती जा रही है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो सर ये इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन आएगा ये एरर डायरेक्टली लंबाई के समानुपाती होती हैं। डायरेक्टली चैन की लंबाई के समानुपाती होती हैं। ठीक है सर। अब एरर हो कैसे सकती हैं? इसमें देखिए, तो इसमें एरर क्या हो सकती है कि चैन की लेंथ क्या, तो टेम्परेचर के कारण स्वाभाविक सी बात है सर। प्लस माइनस का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो श्रिंकेज हो गया, बढ़ गई, सिकुड़ गया, कम हो गई। ठीक है, टेम्परेचर के कारण। और टेंशन के कारण, टेम्परेचर के कारण, पुल के कारण, टेंशन के कारण। ठीक है, और ताप में परिवर्तन हो गया, तनाव में परिवर्तन हो गया। तो मतलब ये चीज़ आपकी टेम्परेचर के कारण इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को देख लो बस। अब चलते हैं इसमें सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इसको एक एरर, ये ध्यान रखना, इसको एक नाम और होता है
रैंडम एरर भी बोलते हैं इसको, कई जगह आपको इसका नाम रैंडम एरर भी मिलेगा। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना कि 2 के अलावा तीसरा नाम भी इसका रैंडम एरर भी है, वो भी मिल जाता है। ठीक है, एरर, ये एरर क्या होती है? सबसे पहले बैड रेंजिंग के कारण, बैड रेंजिंग के कारण, बैड रेंजिंग के कारण, जिसको इनकरेक्ट रेंजिंग भी बोलते हैं। सर रेंजिंग तो मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए अपन दो चैन के बीच में ए और बी के बीच में रेंजिंग कर रहे हैं, तो मान लो एक बार अपन ने यहाँ से ले लिया, फिर अपन ने यहाँ से ले लिया, तो जब रनिंग करनी थी यहाँ रेंजिंग करनी थी, वहाँ से यहाँ ले गए, तो ये क्या हो गई? मतलब रेंजिंग सही ना करने के कारण, इनकरेक्ट रेंजिंग, ध्यान से रेंजिंग ना करने के कारण, तो ये क्या होगी? बैड रेंजिंग। और इससे हमेशा एरर पॉजिटिव आती है, एरर हमेशा पॉजिटिव आती है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बैड रेंजिंग के कारण एरर कैसी आती है, तो क्या बताना है? पॉजिटिव आती है। तो करेक्शन कैसे होगा इसका? तो स्वाभाविक सी बात है, एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी भी किसी भी चीज़ सर्वे में अगर आपकी एरर पॉजिटिव आ रही है, त्रुटि पॉजिटिव आ रही है, तो उसका करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, उसका करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। अगर एरर नेगेटिव आ रही है, एरर नेगेटिव आ रही है, तो हमेशा करेक्शन उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे? अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा कि बैड रेंजिंग के कारण करेक्शन होता है। अब आपने क्या रखा हुआ है? बैड रेंजिंग पॉजिटिव, बैड रेंजिंग पॉजिटिव, बैड रेंजिंग पॉजिटिव, लेकिन उसने क्या पूछा? करेक्शन। तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। और यह पूछेगा बैड रेंजिंग किस प्रकार की एरर है, कंपोजिटिव एरर है, कम्युलेटिव एरर है या पर्सनल एरर है? तो आप क्या बताओगे? कम्युलेटिव। ठीक है, बैड रेंजिंग के कारण। और टेम्परेचर के कारण रहेगी सेम, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर के कारण तो प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तीसरी बात, और सर सैग, ड्यू टू सैग के कारण, सैग के कारण ये भी हमेशा एरर पॉजिटिव रहती है, ये भी पॉजिटिव। सैग का मतलब सर मान लीजिए आपने चैन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको चैनिंग करनी है। अब आप सैग मतलब झूल गई, झूलना। अब चैन आपकी ऐसे ढीली पकड़ लिया आपने, तो ये लूज हो गई, तो ये सैग आ गया इसमें। तो जो सैग के कारण एरर होती है हमेशा पॉजिटिव एरर आती है, मतलब लेंथ हमेशा उसकी ज़्यादा मायना करेगा। एरर क्या है? पॉजिटिव। तो सैग के कारण करेक्शन भी क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, करेक्शन भी इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। चौथा लिख लीजिए बोली, खिंचाव में परिवर्तन। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, जब टेम्परेचर का रोल आ गया तो खिंचाव में परिवर्तन। अच्छा यहाँ भी लिख लीजिए बोली, खिंचाव में परिवर्तन। ये तो सेम हो सकते हैं दोनों में। मतलब ये कि आपने एक बार तो जब चैन सर्वे के ज़्यादा ही खींच ली चैन, एक बार बहुत ढीली छोड़ दी, तो वो तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं उसके कारण को। चलिए इसके कारण प्लस माइनस दोनों, ये आपकी कोई एरर है जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, खुद की गलतियों द्वारा की गई एरर, खुद की गलतियों द्वारा। चलिए लिखने में करने में कोई गलती। चलो, संचय त्रुटि, समकारी त्रुटि। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको एग्जाम बुकों में मिल जाएंगे, उनको भी निकालो। और ये मत ध्यान रखना आप, एक ये बात मत सोचना कि अगर ये कोर्स अपना अगर फ्री चल रहा है तो मतलब इसमें कोई कमी रहेगी। लगभग जितना कंटेंट अदर कोचिंग में पेड से पढ़ रहे हैं बच्चे, लगभग उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा। कोई एक दो चीज़ भूल जाऊँ एक अलग बात है कि भाई पर जैसे आज चैन वाला लेंथ मुझे पता नहीं था, आउटर मापी जाती, वो बताया नहीं। ऐसी कोई कंडीशन हो, कोई टॉपिक छोटा सा रह जाए तो वो मैं कह नहीं सकता। बाकी आपके लगभग जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं 10,000 फीस दे के जा रहे हैं, लगभग उनके बराबर ही मैटर मिलेगा या उनसे ज़्यादा ही मिलेगा, उनसे कम मैटर नहीं रहेगा। ये मत समझना कि फ्री चल रहा है तो मतलब तो मैटर में कमी रहेगी, नहीं, मैटर में आपकी कोई भी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ एरर पढ़ लेते हैं। चैन की लेंथ क्या है? एरर इन चैन ड्यू टू लेंथ,
लेंथ के कारण, चैन की लेंथ के कारण निर्भर करते हैं। चैन की लेंथ में अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, हद से ज़्यादा सवाल आते हैं इससे, सीधा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं समझा दूंगा जब आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। डिज़ाइन लेंथ ऑफ चैन, डिज़ाइन लेंथ ऑफ चैन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, और एलडेस बराबर मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, आपसे एग्जाम में कोई भी 3 चीज़ दी जाएगी, चौथी चीज़ पूछ जाएगी। कैपिटल एल डैश, स्मॉल एल याद रखिएगा। जो कैपिटल एल है वो आपके चैन की लेंथ से संबंधित हैं। किसकी लेंथ से संबंधित है? चैन की लेंथ से। और स्मॉल एल डैश है ये आपकी जो लाइन नापी है आपने, वो लाइन की लेंथ से संबंधित हैं। यहाँ तो ये बात समझ में आ गई सर कि जो कैपिटल एल है वो चैन से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल एल है जो वो किसको, लाइन की लेंथ को बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी सर दो हैं, एक डैश है और एक बिना डैश है। तो देखो जो बिना डैश है, चाहे एल में हो चाहे इस एल में, चाहे वो चैन की लेंथ में हो चाहे वो लाइन की लेंथ में हो, जो बिना डैश के हैं वो एक्चुअल या डिज़ाइन को मेरे बता रहे हैं। जैसे कि सर कैपिटल एल क्या है, डिज़ाइन लेंथ ऑफ चैन, कि चैन की डिज़ाइन कितनी मीटर की गई है। अब आप चैन उठा के लाते हो, कितने मीटर की चैन लेके आ रहे हो, 30 मीटर ला रहे हो, 20 मीटर की, आपको क्या पता भाई 30 मीटर की है, 20 मीटर की है, तो सर वो डिज़ाइन 20 मीटर की हुई है, 30 मीटर। अब उसमें गलती हो रही है, वो एक अलग बात है, वो छोटी हो गई है टेम्परेचर के कारण, वो एक अलग मैटर है। वो टेम्परेचर के कारण बढ़ गई है, वो एक अलग मैटर, लेकिन वो डिज़ाइन कितनी थी 30 मीटर की, तो यहाँ आप 30 मीटर ही लोगे। 20 मीटर की थी तो यहाँ आप 20 मीटर ही लोगे। क्लियर बात कर, क्लियर। एल क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है, कि आपकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी, जो लाइन नापनी है आपको वो कितनी है, कितनी बताइए। जैसे आपसे कह दिया जाता है कि भाई आपको ये 100 मीटर की सड़क है, इसको नाप क्या है, 100 मीटर की है या नहीं है। 100 मीटर की सड़क को नाप के आओ 100 मीटर की है या नहीं, तो आपको एक्चुअल लेंथ कितनी है भाई लाइन की, 100 मीटर। अब वो नापने के दौरान चाहे भाई 100.5 आए या 99 पे ही रह जाए, वो तो एक अलग बात होगी ना, लेकिन लेंथ वो कितनी बताएगी आपको, 100 मीटर नापनी है। और एल डैश क्या है, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन कि आपने कितनी मेजर की। चलिए एक एग्जांपल से समझना पूरी बात को। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 30 मीटर की चैन ले जाओ, आप 30 मीटर की चैन ले जाओ। अब कि उससे आप 200 मीटर का एरिया नाप के आओ, पूरा 200 मीटर का एरिया, और 200 मीटर का एरिया नाप के आओ। तो आपने कहा ठीक है, तो आपके पास ये एल कितना रहा कि सर ये मेरे पास 30 ही रहेगा, और ये एल कितना रहा, ये मेरे पास 200 मीटर। सारी डिस्टर्ब इस कारण, अगर चैन छोटी हुई, मान लो 30 की जगह 29.8 निकल गई, तो मेजर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। मेजर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब चैन की लाइन छोटी या बढ़ गई या कम हो गई तो मेजर डिस्टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको क्या देगा, क्वेश्चन में 3 डाटा देगा, 3 डाटा देगा और चौथा डाटा आपसे पूछेगा। चलिए सर फिर भी कम समझ में आया, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। चलो इसी बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, जब आपके सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, साथ साथ में एक क्वेश्चन लिख लो। चलो आप क्वेश्चन लिख ही लो, मैं बोल देता हूँ, हिंदी में बोल देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा हूँ 20 मीटर चैन द्वारा मापी गई लंबाई 250 मीटर है। 20 मीटर चैन द्वारा मापी गई लंबाई 250 मीटर है। यदि चैन की लंबाई उसकी स्टैंडर्ड लंबाई से, उसकी डिज़ाइन लंबाई से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, तो लाइन की एक्चुअल लेंथ ज्ञात करो। लाइन की एक्चुअल लेंथ ज्ञात करो।
तो क्या भाई आपके पास चैन की लेंथ कितनी है भाई, डिजाइन लेंथ कि सर 20 मीटर है, बिल्कुल बात सही है। मेजर्ड की हुई लेंथ कितनी है, एल डैश कितनी है आपके पास, मेजर्ड की हुई कितनी है कि सर 250 मीटर मेजर की हुई है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि चैन की लेंथ में देखा गया कि 0.10 सेंटीमीटर बड़ी है। 0.10 सेंटीमीटर मतलब 20 मीटर में 0.10 मीटर जोड़ेंगे तो मतलब चैन की एक्चुअल लंबाई कितनी आ गई, 20.10 मीटर। तो चैन की एक्चुअल लंबाई कितनी है हमारे पास सर 20.10 मीटर। और पूछा क्या है सर एक्चुअल लेंथ, पूछा गया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। तो पूछा क्या है आपसे एक्चुअल लेंथ, 3 डाटा है आपके पास तो अगर आप निकाल सकते हो। चलिए फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, 20 इंटू एल आपको निकालना ही है। एल डैश कितना है आपके पास, एल डैश 20.10 इंटू मेजर डिस्टेंस कितनी है आपके पास 250। चलो एल बराबर कितना हो जाएगा 20.10 इंटू 250 अपॉन 20, 1 0 से 0 गया। बता दीजिए इससे कितना आ रहा है, एल बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ये लगभग आ जाएगा 251.25 मीटर। ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, ये आपकी एक्चुअल लेंथ है किसकी, लंबाई की। समझ गए बात को, समझ गए कि नहीं समझ गए, बस इतना सही काम करना है। हर बार क्वेश्चन भूलेगा, क्वेश्चन कई बार ये नहीं देगा, दूसरी चीज़ दे देगा, कई बार चैन की लेंथ पूछ लेगा। इसीलिए अब आपको मैं इसी बेस पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको करना है इसी बेस पर, इसी बेस पे वो आपको करना है, ठीक है। द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, एक लाइन की एक्चुअल लेंथ 200 मीटर है, 200 मीटर है। जब वह 20 मीटर के टैप से 20 मीटर के टैप से मेजर की जाती है, तो लंबाई 200.80 मीटर होती है, तो होती है 280.80 मीटर होती है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ चैन बताइए, तो चैन बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दे देना, सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दे देना। अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन का मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन इसका अगले कमेंट बॉक्स में दे देना, चल जाएगा। अब चलते हैं अपन दूसरी ओर। ये लाइन से संबंधित समझ गया, हो गई आपके कंप्लीट। अगर यही चीज़ सर आपकी बात सही है, लेंथ की बात दे दी, यहीं अगर एरिया और वॉल्यूम में बात हो जाए, क्योंकि हमारे तो सिंपल से बात है, सिविल के अंदर सर्वे के अंदर या तो बात होगी लेंथ के अंदर या एरिया के अंदर, वैल्यू के अंदर, कोई बात नहीं, यही चीज सिस्टम सेम रहेगा। एल स्क्वायर इंटू ए बराबर एल डैश स्क्वायर इंटू ए डैश। सर ये क्या है, वही एक्चुअल लेंथ, चैन की डिजाइन लेंथ, वही स्क्वायर कर देना उसका, यहाँ एरिया हो ही गया, एरिया की बात हो गई। दूसरा फॉर्मूला यहीं वॉल्यूम में हो जाए तो सर एल क्यूब इंटू वॉल्यूम, एल डैश क्यूब इंटू वॉल्यूम डैश। ये लो, ये वॉल्यूम में बात हो गई आपकी, ये किसमें बात हो गई आपकी, ये वॉल्यूम में होगी। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको आराम। ये तो एरर होगी आपकी इनकरेक्ट लेंथ के कारण, ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ के कारण होगी। अब बात करते हैं अपन एरर ड्यू टू श्रिंकेज, एरर ड्यू टू श्रिंकेज के कारण, श्रिंकेज के कारण एरर कैसे होती है, संकुचन, मतलब टेम्परेचर संकुचन हो जाए, किसी कारण श्रिंकेज हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको श्रिंकेज फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर या जिसको श्रिंकेज रेशियो भी बोलते हैं, श्रिंकेज रेशियो भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, श्रिंक लेंथ कि कितनी लेंथ सिकुड़ी है आपकी, अपॉन में एक्चुअल लेंथ कितनी थी, एक्चुअल लेंथ आपकी कितनी थी, श्रिंक लेंथ और एक्चुअल लेंथ कितनी, या इसका आरएफ इन श्रिंक लेंथ,
और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ इन एक्चुअल लेंथ लाइन। आर एफ क्या होता है भाई आपका? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन होता है, फैक्टर नहीं होता, ये ध्यान रखना आपका। ये कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको ये आप यहाँ से क्या निकाल लोगे कि सर ये तो मेरा श्रिंकेज फैक्टर हो सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, वहाँ आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आपको करेक्टेड लेंथ निकालनी कि करेक्ट लेंथ कितनी होगी मेरी, कि भाई सही लेंथ कितनी होगी। तो वो कैसे हो जाएगी आपकी? मेजर्ड लेंथ अपॉन में श्रिंकेज फैक्टर। ये बात यहीं सर अगर एरिया की बात हो जाए तो कोई बात नहीं, करेक्ट एरिया क्या हो जाएगा? करेक्ट एरिया क्या हो जाएगा? मेजर्ड एरिया। कितना आपने मेजर्ड एरिया करा है, और श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर, यहीं अगर वॉल्यूम में बात हो जाएगी तो कोई बात नहीं सर, करेक्ट वॉल्यूम, मेजर्ड वॉल्यूम, श्रिंकेज फैक्टर का, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है सवाल के अंदर। यहीं आपसे अगर श्रिंक स्केल का, वह श्रिंकेज स्केल है उसका आपका स्केल पूछ लिया जाए कि श्रिंक लेंथ का स्केल कितना होता है, तो आप क्या श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। आपसे क्या पूछ लिया जाए? श्रिंक स्केल पूछ लिया जाए। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए श्रिंक स्केल पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? श्रिंकेज फैक्टर इंटू एक्चुअल स्केल या एक्चुअल स्केल, ओरिजिनल स्केल, ठीक है। ये चीज़ को आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप बता श्रिंकेज। अब ये एस एफ क्या हो जाएगा सर? एस एफ क्या हो जाएगा? श्रिंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इंटू में ओरिजिनल स्केल। यहाँ से आपको श्रिंक स्केल, ये कई बार पूछा गया है एसएससी के अंदर। श्रिंक स्केल सीधा पूछा गया है। स्केल बताइए किस पे? न्यूमेरिकल बेस पे। तो यहाँ पे डाटा रखेगा और स्केल का डाटा रखिएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अब सर इस पे क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, वो इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो वो देख लेते हैं अपन क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे पहचानोगे? आपने ये नोट्स तो उतार लिया। चलिए देखो, एक बार में हर चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लगे इसके सर मेरे को सारा समझ में नहीं आ रहा, 10-20% भी समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं। जैसे आप इसका दोबारा रिवीजन करोगे तो आपको हर चीज़ एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन लिखो आप। If a line originally 5 centimeter has shrunk to 4.5 centimeter, determine shrinkage factor and also determine the correct area corresponding measured area of 400 मीटर स्क्वायर, मेजर्ड एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को देखना, समझना मेरी बात को, कि जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। कि ओरिजिनल 5 सेंटीमीटर लेंथ है, एक लेंथ है जो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जो क्या हुआ 4.5 मीटर श्रिंक हो गई, 4.5 सेंटीमीटर रह गई। टेम्परेचर की क्या नहीं थी अपन, देखो बहुत चीज़ें अपन, जब आपने पुराने कागज देखे होंगे किताबों, जब आपके अगर पापा गवर्नमेंट जॉब में हो तो पुरानी फाइलें देखना,
उस पर स्याही फैल के, मतलब पुराने जो 50 साल 60 साल पहले के जो कागज़ है उन पर लिखे हुए शब्द हैं वो उस साइज़ में लिखे हुए थे, क्या वही साइज़ के हैं क्या? नहीं है। तो कोई चीज़ मेजर की हुई लिखी होती है, पुराने कागज़ों में क्या होता है वो डिस्टेंस चेंज हो जाती है कागज़ पे। तो उसी चीज़ को करेक्ट एरिया चेक करने के लिए करेक्ट एरिया कितना होगा जब इन स्केलों का प्रयोग कर रहा है। तो ये क्या थी कि पहले पे ये लेंथ थी जब मेजर की गई थी 5 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। लेकिन टेम्परेचर के कारण या अदर किसी रीजन के कारण ये श्रिंक हो गई, कितनी हो गई? 4.5 सेंटीमीटर पे सिकुड़ गई। अब ये कह रहे हैं कि आप पहले तो श्रिंकेज फैक्टर निकालो, या पहले तो आप श्रिंकेज फैक्टर निकालो, फिर आप करेक्टेड एरिया निकालो कि करेक्टेड एरिया कितना होगा जब इसका क्रॉस पॉइंटिंग मेजर एरिया किया गया था 400 मीटर स्क्वायर था। तो आपने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं श्रिंकेज फैक्टर निकाल लेता हूँ सर। वो क्या होता सर? आपने अभी लिखाया था श्रिंक लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, बिल्कुल। तो ये लेंथ कितनी हुई है? 4.5 सेंटीमीटर अपॉन में एक्चुअल लेंथ कितनी है? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पॉइंट ये सिंबल हटाया 0 का 50 तो कितनी हो गई? 0.9। 5 ने बता 0.9 सेंटीमीटर ये हो गई आपकी। क्लियर बात? श्रिंकेज फैक्टर कितना हो गया? 0.9 सेंटीमीटर हो गया। अब आप क्या करना है? आपको करेक्टेड एरिया निकालना है। करेक्टेड एरिया निकालना है तो सर करेक्टेड एरिया का फॉर्मूला तो ये है कि मेजर्ड एरिया, कितना मेजर्ड एरिया किया हुआ है, और एरिया की बात है तो एस एफ का भी स्क्वायर कर दो। बिल्कुल ठीक है, 400 है ऊपर, 0.9 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया? 493.82। 493.82। ये लीजिए, ख़त्म कहानी। ये लो आपका स्केल हो गया क्लियर। ये आपका ठीक है, श्रिंकेज कारण भी स्केल हो गई पूरे कंप्लीट। कहाँ से क्या एरर निकालनी थी, एरर भी हो गई कंप्लीट, ये वाली एरर भी होगी। तो लेंथ से संबंधित एरर अपने कंप्लीट कर ली और चैन से श्रिंकेज कारण भी एरर कंप्लीट। कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें अपन करेक्शन करेंगे और साथ में ही ऑफसेट को भी कल ही करा दूंगा। कल हो सकता है अगला लेक्चर लंबा चला जाए, 1 घंटे से ऊपर चला जाए, लेकिन कल अपन इस चैप्टर को चैन सर्वे को ख़त्म कर देंगे अब। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन चैन सर्वे में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, अगर आपने इसी चीज़ ढंग से कर लिया इससे बाहर जाने के चांसेस कम है। फिर जाएगा वो सबके लिए जाएगा, तो सबके लिए टफ है। सारे जब ये पढ़ेंगे तो जाएगा, सबके लिए टफ जाएगा। बस जितना हो सकता है MCQ निकालिए, जितना हो सकता है आप MCQ निकालिए। जितनी ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है। ठीक है, कल के लेक्चर में मिलेंगे और इसके साथ कल अपन करेक्शन पढ़ेंगे इसके। ठीक है, कल अपन तो एरर हुई थी, आज एरर पढ़ ली, कल करेक्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन से करेक्शन है। उन करेक्शन को पढ़ने के बाद फिर ऑफसेट पढ़ेंगे और ऑफसेट के बाद चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चैन सर्वे हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होगा, प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।